हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन सामने खड़ा है। आज रात में वो 2 दिनों की फेड की बैठक खत्म होगी। रात 11:30 बजे वो ब्याज दरों पे यूएस का फैसला आएगा। कीनली अवेटेड, क्योंकि लार्जली सब मान रहे हैं ब्याज दरों में कटौती के सिलसिले की आज से शुरुआत हो जाएगी। अब इसमें कंफ्यूजन है क्वांटम को लेकर, उसमें कंफ्यूजन है आगे की ब्याज दरों में कटौती की चाल को लेकर। उसी पे कुछ हद तक लाइट शेड हो रही होगी। इसलिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट, और उससे पहले हायर लेवल्स पे ही सही, लेकिन अच्छी बात कि हायर लेवल्स पे हम कंसोलिडेट होते हुए, आज मूड ऐसा ही है उस बड़े इवेंट से पहले ग्लोबली कंसोलिडेशन का। चाहे आपका गिफ्ट निफ्टी हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूएस के कल रात के संकेत हो। ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब आपकी स्क्रीन पे। ये पिच तो दिखाई यार, सख्त है पिच। ठीक है, कई बार वो कहते हैं ना वाले ओवर्स आते हैं जब आपको विकेट डिफेंड करके चलना चाहिए। ये वाला चल रहा है क्या फेज? यस, ये एक्चुअली पिच पे ज़्यादा जज्बाती मत हो, विकेट डिफेंड करो, जब मौका मिलेगा फिर मारेंगे। मौका मिलेगा। और मुझे लगता है यूएस मार्केट में बहुत अच्छा बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से। अगर आप देखो आइदर साइड का बड़ा मूव नहीं, पागलपन नहीं है वहाँ पे, एकदम रेंज में खड़ा हुआ। हालांकि वो वैसे ना कि टॉप पे ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया, उससे 2 पायदान नीचे। अब उससे ऊपर तब जाएंगे जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा। कल लग नहीं रहा ऐसा कि कोई बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। हालांकि थोड़ा सी 50% की 50 बेसिस पॉइंट की ज़्यादा होप बिल्ड कर दी लोगों ने। हो सकता है खाली मीडिया ने की हो, ट्रेडर ने नहीं की हो। तो मीडिया अपने आप में कुछ 2-4 चीज़ें जोड़ के बता देता है। अगर वाकई 50 की ही बिल्ड हो गई होप, तो थोड़ी निराशा होगी कि मुझे लगता है 25 से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, 50 दिखाएगा कि फेड चिंतित है अर्थव्यवस्था को लेकर, अमेरिका इंक को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर वगैरह वगैरह। 50 तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने एक ये भी होगा, अभी 50 कर दिया, 2 बार कुछ नहीं करोगे आप। वो फ्रंट लोड हो गया तो फिर आपके लिए उम्मीद नहीं रह गई। उम्मीद नहीं, अब अगली 2 पॉलिसी में कुछ नहीं करोगे। 25 क्या होता है, उम्मीद जगाए रखता है अगली बार की। तो समझ लगता है समझदार आदमी पावेल जी बहुत ही। और 25-25 करके 2-3-4 बार कर देंगे यहाँ से लेके मार्च तक के बीच में। तो मार्केट उस हिसाब से बिहेव कर रहा है। बट ये है कि गोल्ड की कहानी ना थोड़ा डिफरेंट चल रही है। कल अगर 25 आया ना तो गोल्ड कम से कम $50-100 गिरेगा। उधर भी होप बिल्ड हो गई है। 2600 पे चला गया वो तो। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कमला ने फ़ोन करा, मैडम कमला ने, हाय जय, कैन वी गेट 50 बिप्स सो दैट द इकोनॉमी प्रॉप्स अप? व्हाई नॉट बाइडेन? यू फॉरगॉटन द बाइडेन। अभी प्रेसिडेंट वही है। अब तो उनको तो मतलब ही नहीं ना, बोले कमला जीते अपना तो खत्म हो गया। कमला पीछे से फोन करेगी ना कि मुझे अगर प्रेसिडेंट देखना दे दो यार, एक बार दे दो 50 दे दो, 1-8 महीने इकोनॉमी एकदम सेंटिमेंट खटाखट हो जाए। आई विल जस्ट विन दिस। अभी सितंबर के आज से लो आखिरी, डोंट डू इट जय, आई एम वार्निंग यू। जय आप हार रहे हो, आप चुपचाप बैठो, पोल बता रहे हैं आप हार जाओगे। नहीं यार, यूएस इकॉनमी देखो बहुत ही मैच्योर है। वहाँ के सेंट्रल बैंक्स बहुत ही मैच्योर, और बिल्कुल वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है 25 होगा, मार्केट उस हिसाब से कर रहा है। और आज के दिन एक्चुअली सही होगा, इंटरेस्टिंग। शाम को फ्यूचर्स मार्केट ना नज़र रखना चाहिए इसमें, और वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ना चाहिए। वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दें क्या होने वाला है। तो अपना बाजार भी वैसे ही बिहेव करेगा, उसमें क्या है, हम लोग उधर को मिरर करेंगे एकदम जैसे कल सीजन टाइप का बिहेवियर, न ज़्यादा इधर न ज़्यादा उधर, फोकस्ड। और बजाज फाइनेंस में आज तीसरे दिन क्या होगा, बजाज मतलब हाउसिंग एच बीच में लगा लिया करो जब मैं आजकल बात करूँ तो। लगा लीजिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस तो मेरी टीम में है। हाउसिंग फाइनेंस कल देखो फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट के बावजूद 10% के सर्किट बंद हुआ है। फिलिप कैपिटल ने तो 200 के ऊपर का टारगेट दे ही दिए हैं। अच्छी हो रही है, ठीक है, क्वालिटी को ही चेज कर रहे हैं। अपन ने शुरुआत जो करी है, अब वो सब स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। कोई ट्रेड वेड देने के दिन है नहीं, फिर भी रडार पे रखते हैं। बजाज फाइनेंस दरअसल पहला था। अब ये सब कहते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अच्छे परफॉर्मेंस से रब ऑफ ने, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी मिलने लगेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, तो उससे ज़्यादा समीकरण बदलते नहीं हैं। पर ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है,
अब लगने लगा है रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं सब्सिडरी को देखकर। और दूसरा, इस प्रोसेस के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इशू बढ़िया तरीके से एड्रेस कर दिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग करके, और लिस्टिंग भी गजब की कर दी, बहुत अच्छी लिस्टिंग। मुझे लगता है ये ज़्यादा स्वीटली प्लेस्ड है। अब ये भी चला हुआ है भाई साहब, ये तो आईपीओ आने के समय से ही बहुत दोनों ट्विंस अच्छे मूव कर रहे थे। बजाज फिनसर्व को इसलिए नहीं मेंशन कर रहा क्योंकि उसमें तो और भी होल्डको का डिस्काउंट लग जाता है, क्योंकि वो तो इसकी भी होल्डिंग कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस पे ग्रीन लेके चलता हूँ, नॉट नेसेसरली आज मूव करेगा, पर इवेंचुअली अगर उसी ग्रुप को प्ले करना है तो शायद लॉजिकली इधर से करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी ये भी चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं है कि ये चले, मैं ऐसे ग्रीन लेके चलता हूँ लेकिन आज के लिए उस फ्रेंजी के बीच में। दूसरा ऑयल इंडिया है, ये अपने पीयर से ज़्यादा अच्छा मोमेंटम बनाया हुआ है, वैसे ही ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड था वो विंडफॉल टैक्स का जो फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में जो रिवीजन होता है, समीक्षा होती है, उसका आउटकम कल देर रात सामने आ गया। अब कच्चा तेल इतना पिटा हुआ है, 70 के आसपास बात हुई थी, 70 के ऊपर नीचे तो नहीं लगाएंगे ऐसा बोला था, नहीं जाएगा। और हुआ क्या, अच्छा हेडलाइंस हर जगह थी स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप कर दिया। तो मैंने पहली चीज़ ये चेक करी कि स्क्रैप कर दिया मतलब ऑल टुगेदर हटा दिएगा विंडफॉल टैक्स। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 1850 रुपये वाला विंडफॉल टैक्स जो लगा हुआ था कच्चे तेल पे पर टन पे, वो रिड्यूस होकर 0 हुआ है। अगली फोर्टनाइटली रिव्यू में इस बीच ध्यान रखिए, क्रूड इंच अप कर रहा है $73-74 पे, तो आज सुबह ब्रेंट का भाव नजर आएगा आपको। तो अगली समीक्षा में शायद फिर से कुछ रिड्यूस हो रहा हो, पर इस समय पॉजिटिव है, 0 हो गया है विंडफॉल टैक्स, बीच में क्रूड भी इंप्रूव हो रहा है, कच्चा तेल मतलब मार्केट्स में। तो इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूँ ऑयल इंडिया को। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि 0 हो गया है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, ये सेकेंड इंस्टेंस होगा जब विंडफॉल टैक्स 0 हुआ है। इससे पहले भी अनाउंसमेंट ऐसा हो चुका है। तीसरा, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, अब हो गया REC लिमिटेड। ये तगड़ा रिन्यूएबल के थ्रस्ट के चलते भाई कुछ नॉन बाइंडिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कर रहे हैं इसने। ये 2030 तक अपनी रिन्यूएबल की लोन बुक बढ़ा के 3 लाख करोड़ करना चाहते हैं। यानी कि फिलहाल जो शेयर है रिन्यूएबल्स का वो 8% पे बैठा हुआ है। 2030 तक अगले 5 सालों में से बढ़ा के 30% शेयर के पहुंचा देंगे। और REC की लोन बुक प्रोजेक्टेड है 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास बाय 2030। ये शपथ पत्र है कुछ जो हुआ है। तो इंटरेस्टिंग था, एग्रेसिव रिन्यूएबल की पुश की तैयारी हो रही है, खबर डिसेंट सी थी, REC ग्रीन रख दिया, 3 हो गए। इंटरेस्टिंग। और चले मेरे 3 जो शुरुआती वाले हैं उसमें एक तो सीगल इंडिया कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, अभी जल्दी लिस्ट हुई है। ये 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हासिल क्या किया, मतलब उसके लिए एकदम L1 हो गए हैं। दोनों अयोध्या के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बाईपास बनाने हैं इनको, 30-30 किलोमीटर का स्ट्रेच है मेरे ख्याल में शायद। तो एक 1199 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, एक 1299 करोड़, मतलब टोटल 2500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ में लगे हैं। और HM प्रोडक्ट हैं ये, जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छी खबर है इनके लिए, तो इसको रडार पर रखना चाहिए। और लिस्टिंग के बाद से इन्होंने 2-3 ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, तो सीगल को रखना चाहिए। बुक काफ़ी बड़ी होती जा रही है इनकी। दूसरा और तीसरा एक ही खबर में लेकर बताता हूँ। पहले ONGC, जैसे विंडफॉल की भी बात आशीष ने की ना, विंडफॉल 0 कर दिया गया है। इसका तात्पर्य ये होता है कि एक निर्णय लिया गया, फैसला गजट के थ्रू, कि समय समय पर लगाया जाएगा। करंट भाव पे वो 0 है, $70 के आसपास का जब क्रूड गया तो उसके हिसाब से 0 कर दिया गया है। तो ONGC को इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो विंडफॉल 0 कर दिया आपने, और उधर क्रूड भी $3-4 ऊपर चला गया है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए आज अच्छी खबर है। जितनी भी ONGC, OIL, सेलान, HOEC, इसी कड़ी में कंपनी में भूल जाता लगता है वेदांता। केन इंडिया, इनके अंदर केन इंडिया है, और केन इंडिया काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, राजस्थान में बड़ी इनकी ऑयल फील्ड है। तो वेदांता को भी लेकर चलिए। और वेदांता में क्रूड के अलावा दूसरा रीजन भी बता दूं मैं आपको, जैसे ही रेट कट होगा डॉलर कमज़ोर होगा और फिर मेटल में भी तेज़ी आएगी, तो वेदांता के लिए दूसरा ट्रिगर भी है। तो इसलिए मैंने कहा वेदांता रखना चाहिए आज बनस्बत कोई। अच्छा OIL में लेता, लेकिन OIL आशीष ले चुके हैं। तो ONGC, वेदांता, 2 क्रूड और मेटल की खबरों पे, तो 3 मेरे भी हो गए, तीनों ग्रीन में। इंटरेस्टिंग। अब अगले में एक टॉरेंट पावर को लेकर आइए स्क्रीन्स पे।
इसने एक LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है 1500 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ वो प्रोक्योर करेंगे। हरा रखा। जिलेट इंडिया को हरा लेके चलता हूँ। हालांकि देखते देखते 8000 प्लस का स्टॉक हो गया है जिलेट इंडिया, अब तो 9000 पे खड़ा हुआ है। आज दरअसल इसकी एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, इसकी नहीं मेरे ख्याल से PGHH यानी कि PNG हाइजीन एंड हेल्थ या हेल्थ एंड हाइजीन जो भी है, इन दोनों की एनालिस्ट मीट्स शेड्यूल्ड है। तो उस एनालिस्ट मीट से पहले मेरे ख्याल से मार्केट क्लोजिंग के बाद वो एनालिस्ट मीट है आज शाम को। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर V कुमार और साथ साथ CFO गौतम कामत दोनों ओवरव्यू प्रेजेंट करेंगे और ग्रोथ की स्ट्रैटेजी सामने रखेंगे। उससे पहले इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और एम्फोसिस, हालांकि आज कल इन्फोसिस मेंशन करा था ये इन एंटिसिपेशन, और घुमा भी था इन्फोसिस। मेरे ख्याल से शुरुआत में नीचे चला गया, उसके बाद बढ़िया घुमा था। एम्फोसिस ने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के हेड को अपॉइंट किया, एक M&A की हेड, मतलब ये एग्रेसिव होना चाहते हैं, पता नहीं। इसको रखते हैं ग्रीन ही। IT भी वैसे होप्स कल लोअर लेवल से इसलिए रिकवर भी हुए थे सारे स्टॉक्स। मैं होप को भी बरकरार रखता हूँ, इस डेवलपमेंट पे ग्रीन रखता हूँ। 6 बना दिया अपन ने। जिलेट हमको लगता है कोविड टाइम लोगों ने कम दाढ़ी बनाना किया था, तो अब बनाने लगे हैं। क्या कोविड टाइम घर से भी आपने शो करवाए थे, ऊपर कोट सूट पहनवाते थे, नीचे वो पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने दाढ़ी नहीं बनाई थी कोविड टाइम में। हाँ नहीं बनाई थी, इसलिए जिलेट भी नहीं चल रहा। पर आज भी बहुत लोग वो हाइब्रिड में ही हैं। अब वो लाइफ लॉन्ग हो गया है, 2 दिन जाना होता है ऑफिस, 3 दिन घर कौन पे। बनाया, चलो पर इन लोगों की बहुत कॉन कॉल, पता नहीं क्या बातें करते हैं, कॉन कॉल बहुत होते हैं पूरे दिन भर, तो दाढ़ी वाड़ी बनाते। अब वापस बनाने लगे होंगे लोग। अब बनाने इसमें लगे तो हैं। सिर्फ वो आया था, वो क्या कहते हैं, दौर भी आया था। सबको छोटी छोटी दाढ़ी चाहिए थी, बढ़िया। रॉ लुक दिखाने के लिए अभी अब वो वापस आ गया सबको। ये इससे पता चलता है कि लोग दाढ़ी बना रहे हैं। वैसे इस कंपनी के साथ एक बहुत अच्छी लगती है, इसका कोई ना कंपटीशन है, ना दूर दूर तक कोई कोशिश भी नहीं कर रहा, कोई हो ही नहीं सकता। और कितना महंगा कर दिया इसने, भाई पूछो मत। और वो 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, 5 ब्लेड, खत्म ही नहीं हो रहे ब्लेड। खैर जिलेट रखे रहना। तो जिलेट तो बढ़िया है। तो अच्छा, चौथा स्टॉक मैनकाइंड फार्मा है। मैनकाइंड फार्मा ने इसलिए कि इनकी सितंबर 20 को बैठक है जिसमें ये NCD जरिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने पिछले दिनों एक एक्विजिशन किया था, तो कुछ पैसा तो इनकी बुक में है, कुछ और इनको चाहिए। काफ़ी बड़ा एक्विजिशन उन्होंने किया था, तो फंड रेज की तैयारी है, लेकिन नज़र रखिए इसमें। 5वां स्टॉक तो PFC है। कहानी पूरी इन्होंने सुना दी, अब पापा जी भी तो ऊपर कुछ असर पड़ेगा। तो मैंने कल देखा कि REC इधर है, तो यार PFC में तो वही काम करते हैं। भाई भाई हैं दोनों, अपने भाई ने किया, डैडी सन टाइप का मामला है। PFC के पास होल्डिंग है, तो ये भी उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। तो ये खबर जो आप लिखी देख रही है REC की है, लेकिन मैं PFC इसी ले जाऊँ क्योंकि दोनों पेयर में चलते हैं। और 6वां स्टॉक है वेलस्पन लिविंग। ये जो तौलिया वौलिया ये सब बनाने वाली कंपनी है, इसने एक छोटा सा एक्विजिशन किया है, क्रिस्टी ब्रांड है USA में, तो उसके ज़रिए ये अपना माल बेचना चाहते हैं। वैसे धीरे धीरे कंपनी काफ़ी बड़ी हो रही है। इन्होंने भी बीच में वो किया था ना, QIP किया था ना, हाथों हाथ जो बिका था, ओके, काफ़ी डिस्काउंट भी किया था, तो इसको भी रडार पर रखिए। लेकिन ये वाली खबर आज है कि क्रिस्टी का एक्विजिशन किया इन्होंने। 6 हो गए मेरे भी। चलिए 6 दोनों के हो गए। ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक SKF इंडिया। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो अपना ऑटोमोबाइल बिजनेस अलग करके नैस्डैक और स्टॉकहोम में लिस्ट कराना चाहते हैं। पता नहीं इसका असर यहाँ क्या पड़े, यहाँ तो ज़्यादातर ऑटो ही वाला है, बट फिर भी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ग्लोबल इवेंट है, तो नज़र रखना चाहिए। और 8वां स्टॉक बायोकॉन। इसमें LIC अपना स्टेक बढ़ा रहा है, 5% से ऊपर निकल गया है। क्यों बढ़ा रहा है पता नहीं, लेकिन दाम पे देखना असर हो सकता है। 9 और 10 नंबर के स्टॉक आशीष जी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका एक्सपर्ट कमेंट लगेगा इसमें। मैक्वारी ने कहा TCS आउट परफॉर्म करेगा, टारगेट 5740। बहुत सारे कारण उन्होंने गए और ये फास्टर देन इन्फोसिस ग्रो कर रहा है। क्या इन्फोसिस आज रेड में रहेगा क्या, कंपेरिजन कर रहा है। तो TCS कैसे टारगेट बहुत बड़ा दे दिया उन्होंने, 5700 रुपये का टारगेट है, 5740 का इनफैक्ट। वैसे TCS में मैंने भी एक
एनालिस्ट है जो जिनको मैं मानता हूँ कि देश सबसे बड़े IT एनालिस्ट विभोर की, वो बता रहे, वो इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे टीचर्स की, क्या कमाल कंपनी है ये वो, और इन हाउस एकमात्र कंपनी जो इन हाउस ग्रो करती है ये, और शायद SCL टेक कि अपने अंदर से ही प्रमोट करते हैं लोग, तो इसके लोगों का भरोसा बना रहता है और एम्प्लॉय 20-20 साल तक काम करते हैं। क्या अगर उसका एक दूसरा कारण भी सरकारी टाइप का माहौल है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती वक्ति नहीं होती TCS में, कंफर्ट जोन में काम करते हैं लोग, तो इसलिए बेस्ट परफॉर्म करता है। ये बात सही है, सारा टॉप मैनेजमेंट नीचे से ही आता है, सब बाहर नीचे से से कोई नहीं करा जाता। 2 ही कंपनी खाली, एक ये और शायद एक HCL। जैसे इन्फोसिस उधर चले जाते हैं, विप्रो उधर चले जाते हैं, दाएं बाएं टैलेंट से ले ढूंढने आते के हैं। लिए आप होम ग्रोन को अपॉर्चुनिटी देते हो। वैसे बिजनेस वाइज TCS बहुत बेहतर बिजनेस है, स्प्रेड आउट जिस तरह से, जोग्राफिकली, वर्टिकल वाइज, सब तरह से, साइज स्केल सब है, बहुत बड़ा है। पर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्या यही फेड के रेट कट्स और इकोनॉमी पर कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रेट कट से होगा क्या, बैंक्स का कंफर्ट बढ़ेगा US में, और इनके सबसे बड़े ग्राहक हैं बैंक्स। तो होपफुली शायद ज़्यादा धंधा चैनलाइज हो, ऐसा स्ट्रीट मानता है, इसीलिए फेड के रेट कट साइकिल में इन कंपनीज के बारे न्यारे होना शुरू होंगे। देखते हैं कैसा होता है। अब ब्रोकरेज बुलिश है तो क्या सवाल उठाना, बढ़िया ही है, कंपनी तो अच्छी है ही। करेक्ट। तो भाई इस पर रखिए, अब पता नहीं TCS को कैसे कंपेयर करेंगे इन्फोसिस से, लेकिन फिलहाल इन्फोसिस पे बड़े टारगेट। दूसरा एक और कमेंट, बजाज ऑटो CLSA ने अंडर परफॉर्म की कॉल दी, टारगेट दिया 7,000 का, 12,000 से सीधे 7,000 का टारगेट। इन्होंने पहले तो ये कहा कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे इन्होंने 2,17,000 की ना बड़ी वाली इनकी बाइक 60,000 प्राइम बेची इन्होंने FY24 में। अब ये कह रहे हैं कि न्यू लॉन्च तो हो रही काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है और ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है 250 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों में, और दूसरा की एक्सपोर्ट मार्केट में मॉडरेशन है, दिक्कत आएगी, प्रेशर रहेगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा टारगेट काट दिया, सीधे 7,000 पे ले आए। पता नहीं, देखना पड़ेगा मार्केट, हालांकि अभी 70 रुपये बाकी है राजीव जी के टारगेट से, 12,000 दिया था। पहुंच ही गए टेक्निकली। क्विकली मेरे 4 स्टॉक्स लार्ज ट्रेड हुए थे कल। एक लार्ज ट्रेड हुआ था, आप सबको याद होगा स्क्रीन पे, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन में। कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड ने 45 लाख शेयर्स बेचे और वो पूरा चंक SBI म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। कल ऑलरेडी चला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन रखता हूं इस लार्ज ट्रेड के बीच। हालांकि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये लिस्टिंग के बाद से स्टॉक। VST इंडस्ट्रीज में लाल रखता तो कई बार हूं, लेकिन बाजार अपनी चाल खुद ही डिसाइड करता है। राधाकृष्ण दवानी साहब का जब पहला चंक बिकना शुरू हुआ था तब से मैं लाल मेंशन कर रहा था, पर वो बीच में स्प्लिट आया, बोनस आया था, जो भी, उसके बाद फिर चल गया था। कल फिर राधाकृष्ण दवानी साहब ने 1 लाख शेयर्स और बेच दिए इस कंपनी के। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ये पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता स्ट्रीट को, लेकिन आज वो D-Day है, बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, फंड रेजिंग प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, रडार पे रख लेते हैं। और मैंने शुरुआत करी थी बजाज फाइनेंस से कि बजाज ग्रुप में शायद अब कंफर्ट वहाँ पे ज़्यादा नज़र आया आपको। एंड करता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ। है तो बड़ी, हाँ, इसकी अंडरराइटिंग कैपेबिलिटीज उतनी अच्छी नहीं जितनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, पर अब बहुत ही दूर हो गए दोनों, बहुत दूर। तो थोड़ा बहुत हरे में रख देता हूँ, पता नहीं अभी स्ट्रीट कैसे बिहेव करे। एक चीज़ हो सकती है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के वैल्यूएशन कूल ऑफ और थोड़ा सा समन्वय बैठे, या फिर इन सब के वैल्यूएशंस इंच अप हो तो थोड़ा बहुत समन्वय बैठे, या दोनों कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो, ये देख सकते हैं कैसे प्ले आउट होगा। लेकिन रखता हूं ग्रीन में 10 स्टॉक पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। सब किसी ना किसी रीजन के चलते लाल हरे हैं, पर स्टॉक की चाल आप लोग देखिएगा। बजाज फाइनेंस रडार पे रखा तो ऑयल इंडिया विंडफॉल टैक्स 0, REC रिन्यूएबल्स पे थ्रस्ट देने का मन, तो टोरेंट पावर ने एक LOI साइन करा। जिलेट इंडिया की आज एनालिस्ट मीट है। एम्फेसिस ने M&A के लिए एक हेड M&A का अपॉइंटमेंट करा। नुवोको ने लार्ज ट्रेड में SBI MF ने माल खरीदा। VST इंडस्ट्रीज लार्ज ट्रेड में राधाकृष्ण दवानी सर ने फिर 1 लाख शेयर्स बेच दिए। नज़ारा की आज बोर्ड मीट है और LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश, तो आज रखा ग्रीन पे, नॉट नेसेसरली आज मूव कर रहा हूँ। रडार पे रखेंगे इस काउंटर को। 10 हो गए। ओके, सीगल को 2,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, ONGC वेदांता कच्चे तेल और मेटल पर रखिएगा। मैनकाइंड फार्मा की NCD की जुगाड़ करने की बोर्ड बैठक। PFC REC आगे रिन्यूअल पे ज़्यादा फोकस। वेलेस्पर लिविंग ने एक्विजिशन किया एक छोटा सा। SKF इंडिया की प्रमोटर डाइवर्सिफाई करके लिस्ट करने की तैयारी में।
बायोकॉन में LIC ने स्टेक बढ़ाया और TCS का 5700 रुपये का मक्वारी का टारगेट आया और बजाज ऑटो का टारगेट कट किया, CLSA ने 7000 कर दिया है। तस्वीर देखो लाइव। तो ये लालबाग के राजा की आप लाइव तस्वीर देखेंगे जो बिल्कुल अब मेरे ख्याल में पहुंचने वाले होंगे और कल दोपहर 12 बजे से ये विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ज़बरदस्त उत्साह लोगों में और कहते हैं ना अगले वर्ष तो लौकारा, यानी नेक्स्ट ईयर जल्दी है। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड माहौल आज का? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। Good morning. देखिए बिल्कुल मूड माहौल तो बहुत अच्छा है, फेस्टिव है और आज सुबह ऑब्वियसली थोड़ा ट्रैफिक का इशू था, लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूँ कि थोड़ा लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। ये मतलब इतना बड़ा इवेंट है और बहुत शानदार ये आई थिंक ये लाइव विजुअल्स हैं क्या? ये लाइव विजुअल्स हैं लालबाग का राजा। तो कल बात हो रही थी हमारी कि जब हम शो शुरू करेंगे तब उसमें वो मेन विसर्जन की तैयारी हो रही होगी और अभी तो बप्पा दूर है। और अभी तो बप्पा दूर हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये मुंबई की खासियत है कि 2 करोड़ लोग के करीब होते हैं, तब भी हल्का सा भी कोई स्टैम्पीड वगैरह नहीं होता है। मतलब आप मैं एक टचवुड बिल्कुल। और इवन जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और वो नरिमन पॉइंट के वहाँ पर इतने लोग आ गए थे, मतलब ये एक इस सिटी की कुछ खासियत है जो इस तरीके की पूरे इसको मतलब अपने अंदर समेट लेता। वो मैंने एक बार नितिन गडकरी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि मुंबई का दिल बहुत बड़ा है वो। और यहाँ पर आकर देखिए, जब मैं मुंबई आया था तो जब मैं पहली बार मैंने ये सब देखा था, तो पहली बार मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म था। मुझे तो लग रहा था क्या हो रहा है यार ये। फिर धीरे धीरे साल दर साल जब चीज़ें होती गई तो फिर मैं भी इसमें और इन्वॉल्व होता गया और इस बार तो मुझे खैर अपॉर्चुनिटी भी मिली बप्पा के दर्शन करने की। तो खैर जैसे कहते हैं अब ये है, अब अगले साल की वेट करेंगे, अगले साल बप्पा वापस आएंगे। ओवरवेल्ड मतलब एक्चुअली डर लग जाता है पहली बार तो। लोकल ट्रेन को देखकर, इतनी भीड़ को देखकर फिर आप इसी का पार्ट बन जाते हैं। फिर आप इसी का पार्ट बन जाते हैं। वो जैसे करीना कपूर ने कहा था ना जब भी मेट में कि भीड़ का क्या मतलब, हम भी तो उसी का हिस्सा हैं, तो हम उसी का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा,